Welcome students, welcome to ABC classes online once again and I am Soma मैम। तो बहुत दिनों बाद आज हम लोग मिल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि हमारे जो ABC क्लासेस के कोचिंग के जो रिजल्ट्स हैं बहुत ही अच्छे आए हैं, 10th के भी और 12th के भी। 12 में इस बार बायो में हमारे 3-4 बच्चों ने 90+ ऑब्टेन किया और हाईएस्ट हमारा 96 गया, जो 2 बच्चों ने उसे पाया। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम तो आपके पीछे मेहनत करेंगे ही, लेकिन बच्चों को भी अपने टीचर के प्रति, अपने मेंटर के प्रति पूर्ण आस्था और पूर्ण कॉन्फिडेंस, पूर्ण विश्वास रखना होगा कि हाँ, हमारे टीचर हमें जैसे बोल रहे हैं हमें उस तरीके से चलना होगा। तो 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद जब आप आउट ऑफ 96 आउट ऑफ 100 अचीव करते हो या उससे भी ज़्यादा अचीव करते हो तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, अंदर से आपको संतुष्टि होती है। लेकिन ये जो आपके नंबर हैं वो आपके साल भर के मेहनत और टीचर के प्रति आपका विश्वास है, ठीक है। तो हमारा काम है आपको मोटिवेट करना, आपको गाइड करना और आपका काम है हम पर पूरी तरीके से फेथ करना। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बाहरी लोगों की बातों पर ज़्यादा रहते हैं और टीचर की बातों पर कम विश्वास करते हैं। ऐसे बच्चों को रिजल्ट अच्छा नहीं होता, उनको मार्क्स उनके मन चाहे तौर तरीके से नहीं आते। लेकिन हम लोगों का ये बहुत दिनों का एक्सपीरियंस ये बताता है कि जो बच्चे हमारे बात पर चलते हैं, जैसे हम कहते हैं उस तरीके से वो करते हैं, तो ज़रूर उनको अच्छे मार्क्स ऑब्टेन होते हैं। तो मैं अपने सभी बच्चों को जिन्होंने अच्छे मार्क्स लाए और बाकी मेरे जितने भी बच्चे हैं सभी ने 80 से अबव भी मार्क्स लाए हैं, किसी के भी नंबर कम नहीं आए हैं, तो मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ, उन्हें बेस्ट ऑफ लक बोलती हूँ कि आगे भी आप अपने जीवन में अच्छा करें और बेहतर करें। और एक बात और कि नीट के प्रिपरेशन में आपको कुछ अलग से नहीं करना। जो बच्चे 12 में 90+ लाएंगे या 80+ लाएंगे उनका नीट में बायो में अच्छा मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम जो प्रिपरेशन करवाते हैं बच्चों का वो 12 के साथ ही नीट का भी साथ साथ प्रिपरेशन होता चला जाता है। आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप डीपली 12 को पढ़ोगे तो 12 के ही बेस पर नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर थ्रू आउट NCERT को आप कवर करोगे, NCERT से जहाँ बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम आपको बाहर भी निकालते हैं, NCERT के बियॉन्ड भी बताते हैं। तो अगर आप हमारे कहने पे जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, वैसे अगर आप पढ़ेंगे तो 12 में अच्छा करने के साथ साथ ही नीट में भी आपका रिजल्ट आना तय है, ठीक है। तो पिछले कुछ दिनों से मैं आपके सामने नहीं आ पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी थे जिस कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज से आपको कंटिन्यू आपका हर एक वीडियो मिलेगा। तो पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो चैप्टर था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आपका जो ये कोविड-19 की वजह से आपका जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म उसको हटा दिया गया है। लेकिन ये हटाया गया है, खानापूर्ति की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से। लेकिन अगर आप रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म नहीं पढ़ोगे तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म समझ में नहीं आएगा। जैसे अगर किसी इंसान के बारे में मान लीजिए XYZ कोई है, उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले उसके माँ कौन है, पापा कौन है, वो कहाँ रहता था, उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना होगा, तब तो आप XYZ के बारे में जानोगे। तो जस्ट लाइक दैट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को ना पढ़कर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कुछ भी नहीं समझ पाओगे। इसीलिए उसे पढ़ना बहुत जरूरी है। उसे लैग करके, उसे छोड़कर आगे पढ़ने पर आपका बेस बिल्कुल ही कमजोर हो जाएगा। तो मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के पहले रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। तो उसे आपको ये समझते हुए पढ़ना है कि ये मेरा बेस है और नीट में इससे क्वेश्चन तो जरूर आने हैं, ठीक है। तो उसे आपको क्या करना है, ओवरलैप नहीं करना है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे। तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हम पूरी पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज फ्लावर,
What are the necessary holes of the flower? What are the accessory holes of the flower? What are the arrangement of different holes of the flowers? What are the male and female parts of the flowers? What are the arrangement of male and female part? What are the male part, that is androecium? What is gynoecium? इन सब के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं। जितना आपको 12 में पूछेगा उसके बियॉन्ड भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अब आगे इसको कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे कि मेल पार्ट यानी कि एंड्रोसियम जो फ्लावर का होता है, एंड्रोसियम के यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टामेन बोलते हैं। तो ये जो एंड्रोसियम है ये फूल के अंदर आखिर पॉलन ग्रेन्स को बनाता कैसे है, ठीक है, ये हम लोग जानेंगे। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि आप इसको कहानी के तरह इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे कि कैसे कैसे एक छोटे से फूल के अंदर मेल पार्ट बनता है, फिर उसके अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। तो आखिर बनते कैसे हैं, उस कहानी को आज हम लोगों को जानना है। तो कहानी की तरह जब आप पढ़ोगे इंटरेस्ट आएगा। और ये जो टॉपिक है, तो ये टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रो मीन्स छोटा, मेल पार्ट, ठीक है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि माइक्रोस्पोर्स मतलब मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, मेगास्पोर मतलब फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इन सब से हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर्स में वाकिफ हो चुके हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब, जेनेसिस का मतलब सिंथेसिस। तो सिंथेसिस ऑफ माइक्रोस्पोर्स इज नोन एज, या द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ माइक्रोस्पोर इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का जो लेक्चर है, जो टॉपिक है, ये आपके 12 के लिए 99.9% इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज आप अगर 12 के क्वेश्चन बैंक को उठाकर देख लोगे तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक साल घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। पिछले साल आपको पूछा गया था शायद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस पूछा गया था, उसके पिछले साल डेहिसेंस ऑफ एंथर पूछा गया था। यानी कि दिस इज द फेवरेट टॉपिक ऑफ सीबीएसई। सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, फॉर योर नीट ऑल्सो, ठीक है। इसके एक एक चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से समझना है और इसके फिगर पे फोकस करना है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली फिगर आपको पूछ देता है कि विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन प्लीज ड्रॉ द फिगर ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो आपको स्टेप वाइज फिगर बताना है, ठीक है। तो आज हम लोग बहुत अच्छे से इसको, इस वीडियो लेक्चर को समझेंगे, क्योंकि देखो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का जो लेक्चर है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो आप इसके वीडियो को पॉज कर करके देखोगे, ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि जितनी बात मैं बोलूँगी उतना लिखना संभव नहीं होता, इसीलिए आप मेरे बातों को, लेक्चर को बहुत अच्छे से सुनेंगे तो आपको हर एक चीज़ क्लियर होता चला जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को पता है कि जो एंड्रोसियम होता है उसके कितने पार्ट होते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एंड्रोसियम जो है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से वो 3 पार्ट होते हैं? तो वे हम लोग को पता है कि ये फिलामेंट से बना होता है, और ऊपर के पार्ट को हम लोग एंथर लोब कहते हैं, और नीचे वाले पार्ट को हम लोग फिलामेंट कहते हैं। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको 2 फिगर बने हुए हैं, आप फिगर पे कंसंट्रेट करेंगे। 2 फिगर बने हुए हैं, एक में सिंगल लोब है, दूसरे में डबल लोब है। तो जब सिंगल लोब है, सिंगल लोब का मतलब हुआ कि एक ही सैक है, एक ही थैला है, ठीक है। तो जब सिंगल लोब का एंड्रोसियम होगा तो उसको हम लोग कहेंगे मोनोथिकस। जब 2 सैक्स होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? डाइथिकस, ठीक है। अब हमको दिख रहा है कि एंथर लोब के अंदर जो सिंगल एंथर लोब है उसके अंदर हमें 2 सैक दिख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ चुका है कि एक लोब में 2 एंथर सैक रहते हैं, 2 लोब में 4 एंथर सैक रहते हैं, इसीलिए इसको हम लोग टेट्रास्पोरोजिनियट कहते हैं। ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। तो अगर ये मोनोथिकस कंडीशन है, मोनोथिकस में क्या है, और ये कैसा कंडीशन है? डाइथिकस कंडीशन है, ठीक है। तो मोनोथिकस में 2 स्पोर लोब हैं और 2 स्पोर सैक है, और बाइथिकस में क्या है? डाइथिकस में क्या है? 4 स्पोर सैक है, ठीक
ठीक है। अब हमें जानना है कि फूल के अंदर इन सैक्स का निर्माण होता कहाँ है, ये सैक आखिर बनते कैसे हैं, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो सबसे पहले जब फूल बनते हैं तो जब वो बड कंडीशन में रहता है, जब फूल बड कंडीशन में रहता है तो उसके जो प्रिमिटिव सेल हैं वो देखने में इस तरीके से होते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। तो कहीं भी अगर आर्की वर्ड आए दैट मीन्स प्रिमिटिव, उसका मतलब होता है प्राचीन, ठीक है, यानी कि बिल्कुल इनिशियल। तो जब फूल बड कंडीशन में रहता है, जब फूल कली के कंडीशन में रहता है तो उसका जो सेल होता है वो इस तरीके का देखने में लगता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं आर्कीस्पोरियल सेल या प्रिमिटिव सेल। ठीक है, क्लियर। तो एक एक स्टेप को ध्यान से समझना है, ऐसे समझना है कि इसे हमें रट्टा मारने की जरूरत न पड़े। तो मैंने अभी आपको कहा कि जब फूल बड कंडीशन में रहता है तो इस टाइप का देखने में लगता है, तो उसके सेल को हम लोग कहते हैं आर्कीस्पोरियल सेल और प्रिमिटिव सेल। ठीक है, अब मान लीजिए हम किसी एक सेल को उठाकर ले लें, मान लीजिए यही सेल है, ठीक है, इसके एक सेल को हम लोग ले लें, इस तरीके का बहुत सारा सेल है। तो ये एक सेल जो है ये कैसे कन्वर्ट कर जाएगा, इसमें कैसा डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन होगा। बहुत बार नीट में और 12 के मल्टीपल चॉइस में 12 के 1 नंबर वाले पॉइंट में पूछा गया क्वेश्चन है कि ये जो सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू जो है वो कैसा डिवीजन को शो करते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है ऊपर आप पढ़ो, सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू, ये है स्पोरोजेनस टिश्यू, एक टिश्यू को हम लोगों ने ले लिया। तो सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो द मियोटिक डिवीजन, ठीक है, बार बार इसको मैं रिपीट कर रही हूँ, बार बार मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म टेट्राड्स। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि अगर माइटोटिक डिवीजन होता है तो एक सेल से 2 सेल बनते हैं, लेकिन अगर मियोटिक डिवीजन होता है तो एक सेल से 4 सेल बनते हैं। तो ये एक आर्कीस्पोरियल सेल है, उसके एक सेल को हम लोगों ने ले लिया, दैट इज स्पोरोजेनस, एक टिश्यू को हम लोगों ने ले लिया। तो अगर इस स्पोरोजेनस टिश्यू में मियोटिक डिवीजन होगा तो इस एक टिश्यू का 4 बनेगा कि नहीं, क्लियर। तो ये देखो ये क्या हुआ, इसमें मियोटिक डिवीजन होने से इसने टेट्राड बना दिया। व्हाई इट इज नोन एज टेट्राड, बिकॉज इट इज कन्वर्टेड इनटू 4 स्पोरोजेनस सेल्स, क्लियर। ठीक है, तो अब इसमें मियोटिक डिवीजन हुआ तो 4, देखो 1 2 3 4 टेट्राड्स बन गए। अब दिस स्ट्रक्चर इज नाउ known as या called as प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू। फिर से एक बार मैं समझा रही हूँ कि आर्कीस्पोरियल सेल से कोई एक टिश्यू मैच्योर करता है, कोई एक टिश्यू मियोटिक डिवीजन को अंडर फॉलो करता है, उस टिश्यू को हम लोग कहते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। आफ्टर अंडरगोइंग मियोटिक डिवीजन the sporogenous tissue converted into tetrads. Now this tetrad structure is known as primary sporogenous tissue. Clear? अब ये प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू क्या होगा इसके बारे में हम लोग अब समझेंगे। तो सबसे पहले जो जो पॉइंट्स मैंने लिखा है उनको एक बार आप लोग समझ लो। तो वीडियो को जरा जूम करके आप लोग देखोगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में यही प्रॉब्लम होता है कि बहुत सारी बातों को लिखना पड़ता है, तो आप जूम करके इसको क्लियर कर लोगे। तो देखो, आर्कीस्पोरियल सेल्स आर प्रेजेंट इन द फ्लावर, they are primitive cell and are capable of forming mature anther। यही आर्कीस्पोरियल सेल जो है वो भविष्य के एंथर को बनाएंगे, फ्यूचर एंथर को बनाएंगे। इनमें वह कैपेसिटी होती है कि एक फ्यूचर में जाकर एंथर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज आर्कीस्पोरियल सेल्स आर कन्वर्टेड इनटू 4 प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू and they are arranged at 4 corner of anther like tetrad। तो अब जब इसमें मियोटिक डिवीजन होगा तो ये टेट्राड में कन्वर्ट करेगा, लेकिन इस टेट्राड की खासियत क्या होगी, तो ये 4 कॉर्नर में खुद को अरेंज कर लेगा। ठीक है, तो नाउ they are arranged at 4 corner of the anther like tetrads। okay, next point is the outer layer is called epidermis। अब इस चीज को बहुत अच्छे से समझ
स्टेप आया। अब इसको बहुत अच्छे से हमें समझना है, क्योंकि ये फिगर बार बार मैं बता रही हूँ कि ये फिगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो फिगर पे हमें कंसंट्रेट करना है। ये जो टॉपिक है इसमें फिगर ही आपका मेन है। अगर आप फिगर समझ जाओगे तो आप खुद से भी इसको लिख सकते हो। तो इस फिगर को बहुत गौर से देखिए। ये फिगर में आपको 3 लेयर दिख रहा है। तीनों लेयर को मैंने अलग अलग कलर से बनाया ताकि आपको डिस्टिंग्विश करने में परेशानी ना हो। सबसे बाहर वाला लेयर रेड कलर से बना हुआ है, उसके बाद का लेयर ब्लैक कलर से बना हुआ है, और सबसे अंदर वाला लेयर जो है वो ब्लू कलर से बना हुआ है। ठीक है, तो ये हम एंथर का एक मैच्योर एंथर को हम लोग देख रहे हैं। एक मैच्योर एंथर के इनर स्ट्रक्चर को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे बाहर वाले लेयर को हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, तो एपिडर्मिस का काम क्या होता है? एपिडर्मिस क्या करता है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि बर्ड कंडीशन में ही एंथर जो है वो रैप्चर ना कर जाए और उसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो ब्रस्ट ना कर जाए, पॉलन ग्रेन्स बनने से पहले ही खत्म ना हो जाए। इसीलिए एपिडर्मिस का काम होता है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। दूसरा काम क्या होता है एपिडर्मिस का? दूसरा काम एपिडर्मिस का होता है ये डेहिसेंस में हेल्प करता है। डेहिसेंस का मतलब होता है कि पॉलन ग्रेन का ब्रस्ट करना, पॉलन ग्रेन के दीवार का टूटकर पॉलन ग्रेन का बाहर निकलना। तो 2 काम में एपिडर्मिस ने मदद की। पहला काम क्या किया? प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया। दूसरा काम क्या किया? जब ये मैच्योर हो जाता है तो इसके डेहिसेंस में ये हेल्प करता है। देन जस्ट नेक्स्ट टू एपिडर्मिस द सेकेंड लेयर इज एंडोथेसियम। एक बात और, कंफ्यूज नहीं करना है कि शायद मैम ने गलत लिख दिया होगा, बीच वाला मिडिल लेयर होगा, अंदर वाला। जी नहीं, यही इसमें यूनिकनेस है कि अंदर वाले लेयर को हम मिडिल लेयर बोल रहे हैं और बीच वाले लेयर को हम एंडोथेसियम बोल रहे हैं। क्लियरली समझिए। ठीक है, तो मैच्योर एंथर 3 लेयर से मिलकर बना हुआ। बाहर वाले लेयर को हम एपिडर्मिस बोले। जस्ट आफ्टर एपिडर्मिस द सेकेंड लेयर इज नोन एज एंडोथेसियम एंड द इनर लेयर इज नोन एज मिडिल लेयर, जो कि यूनिक बनाता है इस स्ट्रक्चर को, कि बीच वाले लेयर को हम लोग मिडिल लेयर ना बोलकर इनर लेयर को हम लोग मिडिल लेयर बोल रहे हैं। ठीक है, अब है ये एंडोथेसियम। ठीक है, अब हम इसके बारे में कुछ बात कर लें। तो द आउटर लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का काम हमने आपको बता दिया। जस्ट आफ्टर एपिडर्मिस द नेक्स्ट लेयर इज एंडोथेसियम एंड द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड मिडिल लेयर। कंफ्यूजन क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट पॉलन सेक्स आर। अब देखो ये एंडोथेसियम का क्या काम है? तो ये एंडोथेसियम जो होता है, ठीक है, ये एंडोथेसियम में एक स्पेशल टाइप का एंजाइम पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा सेलुलेज। ठीक है, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर 12 एंड नीट का क्वेश्चन बैंक उलट के देख लोगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि एंडोथेसियम से कौन सा एंजाइम रिलीज होता है। ठीक है, तो एंडोथेसियम जो है इसके पास एक बहुत यूनिक सा एंजाइम होता है जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा सेलुलेज एंजाइम। इस एंजाइम का काम क्या है? तो ये न्यूट्रिटिव एंजाइम होता है जो कि पॉलन को मैच्योर करने में मदद करता है, उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ताकि जो है एंथर अच्छे से बड़े हो सके, एंथर अच्छे से मैच्योर हो सके, पॉलन ग्रेन्स अच्छे से बन सके। ओके, अब ये जो मिडिल लेयर है, इस मिडिल लेयर का क्या काम है? तो मिडिल लेयर जो है ये भी क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ताकि मैच्योर जल्दी से पॉलन ग्रेन्स मैच्योर कर सके। ठीक है, अब ये तीनों लेयर के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब देखो ये जो यहाँ पर कंस्ट्रक्टेड जो कंडीशन है, कंस्ट्रक्टेड जो पोर्शन है, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमियम। कंस्ट्रक्टेड कंडीशन को, कंस्ट्रक्टेड पोर्शन को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमियम। तो फिर से मैं एक बार मैच्योर एंथर का आपको बता दूं कि ये 3 लेयर से घिर के बना होता है। बाहरी लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं। जस्ट आफ्टर एपिडर्मिस एंडोथेसियम एंड द इनर मोस्ट लेयर इज मिडिल लेयर। ठीक है, एंड द कंस्ट्रक्टेड एरिया इज नोन एज स्ट्रोमियम। ठीक है, तो अब इस स्ट्रोमियम का क्या काम है? तो जहाँ कंस्ट्रिक्शन एरिया होगा वहीं पर ज़्यादा जोर लगेगा। जैसे बलून है, बलून अगर पूरा फूल जाएगा तो जहाँ
बलून को अगर बीच से आप ऐसे मोड़ दोगे तो ब्रस्ट करने का कंडीशन कहाँ से आएगा, जहाँ मोड़ दोगे कंस्ट्रिक्ट कर दोगे उस जगह से, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये डेहिसेंस का काम होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब एंथर पूरी पॉलन सेक जो है पूरा मैच्योर्ड हो जाते हैं, बिल्कुल वो भर जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, तो डेहिसेंस का काम स्टार्ट होता है, ठीक है। अब हम लोग अंदर आए, इनर वॉल की तरफ आए, यहाँ आएंगे तो हमें ये दिख रहा है आपको पॉलन सैक दिख रहा है। पॉलन सैक को मैंने ग्रीन कलर से देखो इसे बनाया है। पॉलन सैक के अंदर क्या है, पॉलन ग्रेन्स हैं। अब पॉलन ग्रेन्स और पॉलन सैक को बाहर से एक लेयर घेरा हुआ है, देखो ये ब्लैक कलर से मैंने बनाया है, जिसको कहते हैं टैपेटम, ठीक है। ये टैपेटम क्या है, ठीक है। तो ये टैपेटम क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है पॉलन ग्रेन को, ताकि वो मैच्योर हो सके, ठीक है। तो क्या हुआ, ये टैपेटम और क्या करेगा, इसके बारे में हम लोग फिर से आगे भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग ये जान ले कि अंदर जब ये 4 हमको दिख रहे हैं कि ये 4 पॉलन सेक्स हैं, पॉलन सेक्स को बाहर से घेर कर जो लेयर बना हुआ है दैट इज टैपेटम। टैपेटम का भी काम होता है कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फॉर द मैचुरेशन ऑफ द एंड पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। अब जब डेहिसेंस का काम होगा तो क्या क्या रैप्चर करेंगे, ये टैपेटम का लेयर भी रैप्चर करेगा, ये मिडिल लेयर भी रैप्चर करेगा, ठीक है, और ये एंडोथेसियम भी रैप्चर करेगा, और ये एपिडर्मिस भी रैप्चर करेगा, और जितने भी मैच्योर एंथर है वो क्या होंगे, बाहर लिबरेट करेंगे। कहाँ लिबरेट करेंगे, अगर टेरेस्ट्रियल प्लांट है तो हवा में लिबरेट करेंगे, लैंड में लिबरेट करेंगे, अगर एक्वेटिक प्लांट है तो पानी में लिबरेट करेंगे। तो इस तरीके से जो है किसी भी एंथर का विकास या फॉर्मेशन या मैचुरेशन होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जानेंगे टैपेटम का क्या काम होगा और ये जो एंथर है वो कैसे बनेगा और किस किस पार्ट का क्या क्या काम होगा, ठीक है। तो ये जो पूरा वीडियो लेक्चर है आप इसको पॉज करके प्लीज अच्छे से सभी फिगर को बना लेंगे। और ये इस लेक्चर का फर्स्ट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का ये फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट मैं फिर से आपको अगले वीडियो लेक्चर में अपलोड करूंगी, क्योंकि पूरे का पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक लेक्चर में कंप्लीट होना संभव नहीं है, ठीक है। तो आज अभी के लिए और आज के लिए इतना ही। इसके लिए आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है और इस टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। तो इसे देखने के बाद अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। गुड बाय एंड थैंक यू।